क्या करना है तुम लोगों की, क्या राय कि 5 मिनट ले लो तो नमाज जल्दी से पढ़ के आ जाओ, ताकि एक साथ हम लोग जो है डिटेल में पढ़ लें। व्हाट डू यू से पीपल? 5 से 10 मिनट में नमाज पढ़ के फटाफट आ जाओ तो हम, ये ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से ना। तुम लोग फटाफट नमाज पढ़ लो, फिर हम लोग एट अ स्ट्रेच जो है वो 1.5 पौने 2 घंटे ना हम लोग डिटेल में IS 40 पढ़ के आज इंशाल्लाह इसको रैप अप भी कर देंगे। सर देखो, EPS हमारा एक बड़ा स्टैंडर्ड था, सही है, वो निकल गया है। IS 23 वो हम लोगों का अल्लाह का शुक्र है हो चुका है, सही है। तो अब हमारे 3-4 छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 15 से 20 मार्क्स। तो इंशाल्लाह मेरा टारगेट ये है कि अगला हफ्ता, ये वाला हफ्ता और अगला हफ्ता, मतलब मई के एंड तक मैं तुम्हारे 4-5 स्टैंडर्ड्स और कवर करवा दूंगा। तो इंशाल्लाह 40 से 50 मार्क्स का एरिया जो है वो तुम लोगों का कवर हो जाएगा। तो सर फटाफट नमाज पढ़ के आ जाओ। 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट बाद ठीक हम लोग जो है मुलाकात करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:24, 5:35 पर हम लोग मुलाकात करते हैं। फटाफट आ जाओ सब, शाबाश। अच्छा, मैंने नमाज का 35 मिनट में हम लोग फटाफट नमाज पढ़ लो, फिर 35 मिनट पे हम लोग, मैंने 10 मिनट का ब्रेक दिया हुआ है नमाज के लिए। फटाफट नमाज पढ़ लो, फिर 5:35 पर हम लोग जो है शार्प स्टार्ट कर देंगे।
अरे आवाज आ रही है मेरी? मैसेज करके बताओ बच्चों जल्दी से, आवाज आ रही है नहीं आ रही? अली अपना माइक जो है थोड़ा सा मुनासिब कर ले। बस let me share the screen with all of you, then we shall quickly move on. मुझे कोई वो दे दो। यार मुझे वो नीचे रखने के लिए कुछ दे दो ना। थैंक यू। अच्छा सर, अब हम बात कर लेते हैं। अबू बकर हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है? बच्चों स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? चलो दैट्स अमेजिंग। गुजारा हो सकता है इसमें? हाँ क्यों? अब बेहतरी बेहतरी है सही। मीनवाइल इसको थोड़ा सा तुम लोग हैंडल करने की कोशिश करो, मैं फिर इसको देखता हूँ। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था आईएएस, एक्चुअली हम लोगों ने आईएएस 33 कंप्लीट करा, सही है। और उसके बाद जो है हम लोगों ने आईएएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो है वो स्टार्ट किया था। सर आईएएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज एक छोटा सा क्यूट सा स्टैंडर्ड है, मगर इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है, सही है। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पर, लेट मी क्विकली रीइटरेट द थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। सर वी हैड अ डिस्कशन ऑन के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज मेंट बाय प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, दैट इज जमीन एंड बिल्डिंग। अगर तो वो प्रॉपर्टी बिजनेस अपने खुद के इस्तेमाल के लिए रख रहा है तो वो पीपी के अंदर डील होगी, वो पीपी कहलाएगी, वो आई 16 में डील होगी।
ओके, अब सही है? अब बताओ, बेहतरी है आवाज में? इज इट फाइन नाउ? अब मुझे जरा मैसेज करके बताओ, इज इट फाइन नाउ? चलो, दैट्स रियली अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। सही है, ठीक है, चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सर, तो सर हम लोगों ने बात की कि सर IS40, अभी मैं लास्ट सेशन का ही रिवाइज करवा रहा था कि सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप कौन सी प्रॉपर्टी को कहोगे? सही है, तुम कर लो मैसेज, मैं इंतजार कर, कोई मसला नहीं, कर लो कर लो, वो ज्यादा जरूरी है। तो फिर हमने बात की कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो कितने रुपए पर मेजर होगी। अब मेजरमेंट के भी दो सिनेरियोज हैं, एक है डे 1 पे आप किस वैल्यू पर मेजर करोगे, और फिर है कि डे 1 के बाद आप सब्सिक्वेंटली हर रिपोर्टिंग डेट पर किस वैल्यू पर मेजर करोगे। तो हमने बात की कि सर डे 1 पे जितनी भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होंगी सब की सबको आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हिस्सा बना लोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, एग्रीमेंट रिलेटेड कॉस्ट होती है उसको, अगर मैं कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कॉस्ट, जो भी पीपी, जिस तरीके से पीपी को हम डे 1 पे मेजर करते थे ना, सेम गोस फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। मैं इसके ऊपर इलस्ट्रेशन भी तुम लोगों को करवा दूंगा। अच्छा, फिर हमने बात की कि सर लेट्स से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी बुक्स में आ गई है, लास्ट सेशन में हम लोग बात कर चुके हैं, इट्स जस्ट अ रीकैप फॉर ऑल ऑफ यू, कि सर जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप कॉस्ट मॉडल पे भी वैल्यू करते हो और रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी वैल्यू करते हो डिपेंडिंग ऑन योर पॉलिसी। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी मेजर करने के दो तरीके हैं, दो मॉडल्स हैं, वन इज कॉस्ट मॉडल, अनदर इज फेयर वैल्यू मॉडल। सही है? तो सर हमने इसके ऊपर नोट 1 और नोट 2 पढ़ा कि सर फेयर वैल्यू मॉडल क्या होता है और कॉस्ट मॉडल क्या होता है। सर फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर रखते हो विद द चेंज टू बी चार्ज्ड इन P&L। अब वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, जबकि पीपी वाला जो रिवैल्यूएशन मॉडल था उसमें जो पॉजिटिव चेंज था दैट यूज्ड टू बी चार्ज्ड इन OCI एंड नेगेटिव चेंज यूज्ड टू बी चार्ज्ड इन P&L। सही है? सिमिलरली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता अगर तो फेयर वैल्यू मॉडल पर है। अगर तो फेयर वैल्यू मॉडल पर है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, जबकि पीपी वाले रिवैल्यूएशन मॉडल में डेप्रिसिएशन यूज्ड टू बी चार्ज्ड। ऐसा ही है? अच्छा, फिर हमने इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन की थी, सही है ना? तो आई होप आप लोगों को यहां तक हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात की थी। अब इंशाल्लाह जो है हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, सही है? ऑनलाइन वाले बच्चों, अब आवाज क्लियर है? जरा मुझे बताओ, मैसेज करके बताओ। जी सर। चलो सही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। नोट कॉस्ट मॉडल, पहले हमने फेयर वैल्यू मॉडल पे बात की, अब हम बात कर रहे हैं कि सर अगर तो हम अपनी प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे रखते हैं तो क्या करेंगे। सही है? IP मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाँ समीर, हाँ बोलो मुन्ने। हाँ खैरियत,
मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं बताता हूँ, कॉल बैक कर रहा हूँ मेरे को। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर कॉस्ट मॉडल पे आप रखते हो तो क्या करोगे सर, कॉस्ट पे रखोगे और कोई डेप्रिसिएशन अगर चार्ज हो रहा है तो आप वो चार्ज करोगे, ये वही जैसे आप पीपी को डेप्रिशिएट करते हो वैसे ही इसको करोगे। अच्छा अगर तुम एक बात नोट करो तो मैंने इधर क्या लिखा हुआ है, एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इफ एनी। व्हाट इज मेंट बाय इफ एनी? इफ एनी क्यों लिखा है? डेप्रिसिएशन तो चार्ज होना ही होना है ना। हाँ फेयर वैल्यू मॉडल में नहीं होता, कॉस्ट मॉडल में होता है। हाँ सॉरी, डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ना। इफ एनी फिर क्यों लिखा है? इफ एनी का मतलब ये है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हाँ दैट्स रियली अमेजिंग, माशाल्लाह सर। जमीन जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होती, तभी मैंने इफ एनी लिखा है, सही है ना। और बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है, सही है, जबरदस्त था। अच्छा आपको मजे की बात बताऊं, कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जो डेप्रिशिएट भी होती हैं मगर उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसको डिप्लीशन बोलते हैं। कौन सी जमीनें ऐसी होती हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाली जमीनें, फॉर एग्जांपल कोयले की खानें हो गई, नमक की खानें हो गई, वो जमीनें जिसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो। यार मुझे बताओ, आपका जो यूएई है या आपका सऊदी अरबिया है वो तो सहरा था, अल्लाह ताला ने तेल उसकी वैल्यू क्यों है? तेल की वजह से। अब वो अलग बात है कि उन्होंने आर्टिफिशियली डेवलप करना शुरू किया है, तो वो तो यही बोलते हैं, आगे प्रोजेक्शन कर रहे हैं। अगर आपको पता हो तो आपने सुना होगा कि दैट वाज ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, अब वो अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द टूरिज्म। इनके दो ही मेन सोर्स है ना, एक तो आपका हमारा जो क्या कहते हैं एक फरीजा आजम है हज, अल्लाह ताला हम सबको जो है वहां जाने की तौफीक अता फरमाए और हमें इतने वसाइल भी दे, ठीक है। तो एक तो इसकी वजह से टूरिज्म की वजह से, और दूसरा आपका दैट वाज एन ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, नाउ दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम दैट वन, ये ना। तो सर वो जो जमीन है उसकी खुद की वैल्यू कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअली ऑयल की वजह से। तो अगर तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वाली कोई जमीन है तो वो डेप्रिशिएट होगी। अरे बताओ, उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? डिप्लीशन। पेपर में एक दो से सवाल भी आया है कि सर अगर जमीन डेप्रिशिएट हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? डिप्लीशन। अगर जमीन डेप्रिशिएट हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? डिप्लीशन। आई होप आप लोगों को क्लियर। आगे बढ़े। यस, उसमें अलबत्ता नेटी ग्रिटीज हैं, वो मैं इंशाल्लाह थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो मैं तुम लोगों से डिस्कस करूंगा फर्दर। आजा सर आगे बढ़ते हैं। अब सर कॉस्ट मॉडल के अंदर आप फेयर वैल्यू के इम्पैक्ट को नहीं देते हो। अच्छा एक चीज बताओ, दो मॉडल्स दिए हुए हैं, फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल। IS40 कौन से मेथड को इनकरेज करता है? हाँ तो मंजन भाई मारफानी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट नोट, पेपर में सवाल आया हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट। आप दोनों यूज कर सकते हो मगर स्टैंडर्ड कौन से मेथड को या मॉडल को प्रेफर करता है? मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। मानते हो या नहीं मानते? कैन वी मूव ऑन? ओ ओके, रीजन सर, लॉजिक करते हैं, लॉजिक तो बताएं। ये देखो मेरी एक बात सुनो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। असल में तुम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखते क्यों? फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेस। और इन्वेस्टमेंट खुद सोचो ना, इन्वेस्टमेंट क्यों की है? बिकॉज यू थिंक इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर तो तुम बोलोगे उतनी वैल्यू रहेगी या वैल्यू कम होगी तो तुम्हारे से बड़ा चरिया कोई है नहीं, तो फिर रखी क्यों है? तो स्टैंडर्ड बोलता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखने का मकसद होता ही है कि तुम जो है उसके ऊपर गेन कमाओ। तुम्हारा मकसद जो है वो फेयर वैल्यू गेन कमाना है, विच इज अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू कैपिटल गेन। तो ज्यादा बेहतर क्या है, उसको कॉस्ट पे रखो या फेयर पे रखो? जो तुम्हारा मकसद है उसी पर ही रखो ना। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट? हाँ
अच्छा सर, कॉस्ट मॉडल बनाया क्यों? देखो जब भी लॉ आपका बनाया जाता है ना, देखो एक चीज समझो, इस दुनिया में ना ये कानून ही है जो शायद इंसान को इंसान बनाए हुए, वरना इंसान से बदतरीन जानवर कोई है नहीं। खुद बताओ ना, कानून ना होता तो आज तो, सही है ना, ये हमारा कुरान है, हदीस है, सही है। तो कानून में जो है ना, जब भी इंसान को काबू करना होता है ना, देखो, तो हम बोलते हैं, जैसे हम मैनेजमेंट इंशाल्लाह तुम लोग पढ़ोगे, तो जो है लकड़ी होती है ना, लकड़ी, लकड़ी को आप जो है एक हद तक मोड़ोगे मोड़ोगे, मुड़ेगी मुड़ेगी मुड़ेगी, एक हद तक टूट जाएगी, ज्यादा तुम मोड़ोगे तो। सेम गोज विद द लॉ। लॉ जो आपका बनता है ना, उसके अंदर बाजुकात आप रिलैक्सेशन भी देते हो, ठीक है ना, आप रिलैक्सेशन भी देते हो ताकि यार बिजनेस तो चल सके। बिजनेस होगा तो सब कुछ चलेगा ना, बिजनेस होगा ही नहीं तो लॉ का लॉयर अचार डालेगा क्या, जज अचार डालेगा? तो सर आपका सवाल कि सर जब फेयर वैल्यू मॉडल दिया हुआ है तो फिर कॉस्ट मॉडल देने की जरूरत क्या है? कॉस्ट मॉडल देने की जरूरत इस वजह से है कि बाजोकात जो है बिजनेसमैन चाहता है कि भाई मैं अपनी चीज के हवाले से क्यों डिस्क्लोज करूं किसी को, ठीक है ना, तो फेयर इनफ भाई उसकी पॉलिसी है, इसका नुकसान क्या है, चीज ही उसकी है ना, वो कॉस्ट पे रख रहा है, इट्स फाइन। या एक और रीजन हो सकता है, बाजुकात जो है, ये भी बाजुकात देखो, अगेन जब भी तुम्हारा ये आईफेक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे लॉस की बात नहीं कर रहा, आईफेक का, क्योंकि हम जो आते हैं ना, बीइंग एन अकाउंटेंट बॉडी, ये आईफेक के अंडर आता है। मैं 2 मिनट ले लूँ, ये तुम लोगों की एक नॉलेज के लिए बात बता रहा हूँ, ऑल्दो दैट्स नॉट रिलेटेड टू योर असेसमेंट। एक्चुअली आईफेक के ना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, उसके बहुत सारे जो है ना वो कंट्रीज मेंबर्स हैं, तकरीबन 150 या 160 के करीब। अब उसमें से जो है ना एक बोर्ड बनता है। अब बोर्ड जो है वो मेजोरिटी की बेसिस पर जो है, मोर देन 50% की बेसिस पर कोई भी रूल को या लॉ को पास करता है। तो 2 किस्म की थॉट्स होती हैं, एक कोई भी लॉ के अगेंस्ट पॉजिटिव थॉट होती है उसके फेवर में, और एक उसके अगेंस्ट में। तो जो भी मेजोरिटी होती है वो जीत जाती है। जहां कोई फैसले के ऊपर इक्वल बात की जाती है, यानी फॉर एग्जांपल एक स्कूल ऑफ थॉट है कला तुम्हारी, एक स्कूल ऑफ थॉट है मेरी, अगर दोनों में वजन होगा तो दोनों को ऑप्ट कर लिया जाएगा। मगर अगर एक में वजन ज्यादा होगा, तुम्हारी बात में वजन है मगर कम वजन है, तो मेरी बात को ऑप्ट कर लिया जाएगा। यही वजह है कि आईएफआरएस इज प्रिंसिपल बेस्ड, इट्स नॉट रूल बेस्ड। ये डे 1 पे हमने क्लास में पढ़ा था। वी नो द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल बेस्ड एंड रूल बेस्ड, राइट? रूल बेस्ड का मतलब क्या है? अच्छा अच्छा, ये चीज पेपर में भी आती है, वो यू नो द डिफरेंस बिटवीन रूल बेस्ड लॉ एंड प्रिंसिपल बेस्ड लॉ, पता है या नहीं पता है मनुष्यों? लिटरली ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने देखो याद रखो, सुन लो मनुष्यों, सुन लो सुन लो सुन लो, लिखवा देता हूं, सुन लो। अब ये याद कर लेना, ये पेपर में आता है, बताया था पहली क्लासेस में। अब तुम लोग जो ना गजनी बन गए हो। मेरी जान, हेलो हेलो, वालेकुम, हाँ जाने में बोलो, मीटिंग में हो, फ्री होके कॉल करो। मीटिंग में हूँ, कॉल बैक करूँ? ओके, अब सुन लो, अब भूलना नहीं। ये तो आईकेएफ का फेवरेट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल बेस्ड। सर याद रखो, इस दुनिया में कोई भी लॉ या रेगुलेशन है ना, वो 2 किस्म का है विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन। वन इज रूल बेस्ड, another is principle based. Sir, what is the difference between these two? सुन लो पहले। सर प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब ये है कि आप मिनिमम ये फॉलो करो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे बेहतर कोई चीज है तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल बेस्ड। रूल बेस्ड, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो लिखा हुआ है वही फॉलो करना है। दिस इज कॉल्ड रूल बेस्ड। डिफरेंस सुन लो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, फिर एग्जांपल्स दूंगा। प्रिंसिपल बेस्ड वो आपको बताता है कि देखो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आप बेस्ट प्रैक्टिस ऑप्ट कर लो, मिनिमम आपने ये करना है, सही है।
रूल बेस्ड कुछ भी हो जाए, चाहे गलत हो या सही हो, यू हैव टू फॉलो विच इज रिटन इन द लॉ, रूल बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल IFRS जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड लॉ है, जजमेंटल, जिसमें जजमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो। आप मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? हेलो, अर्जेंट नहीं है तो मैं कॉल बैक करूं? रुको, लाइन पर ही रहो, लाइन पर ही रहो, लाइन पर ही रहो, रुको। हाँ लिखो 165956। क्या कर रहे हो? क्या बता रहे हो? 165956 165956 956 वापस बताओ। 165956 गलत है। 165956। 5956 अरे नहीं, 165956। 165956 हाँ जी, सही। कितने बजे करोगे तुम? मैं बताता हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ। सही है, अगर अर्जेंट अर्जेंट है तो कुछ बताओ, अर्जेंट है तो बताओ। ओके 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 ओके। अच्छा जी, अच्छा यार सुन लो, इधर सुन लो। IFRS जो है वो, बल्कि मैं सबसे पहले तुम लोगों को, अब हमाद, अब सही है आवाज बेटा? हमारा कुरान, इज इट रूल बेस्ड और प्रिंसिपल बेस्ड? इट्स अ लॉ राइट? इट्स अ प्रिंसिपल बेस्ड और रूल बेस्ड? ओके, कुरान, इज इट प्रिंसिपल बेस्ड और रूल बेस्ड? रूल बेस्ड। पढ़ा है ना मुसलमानों? हाँ, तो कुरान जो पढ़ती हो तो उसमें जो अहकामात हैं, तुम्हें क्या लगता है वो रूल बेस्ड है या प्रिंसिपल बेस्ड है? प्रिंसिपल बेस्ड। प्रिंसिपल प्रिंसिपल बेस्ड है। कुरान में जो अहकामात हैं वो रूल बेस्ड है या प्रिंसिपल बेस्ड है? सोचो जरा, दिमाग तो लगाओ, अजीब कुल दिमाग लो। प्रिंसिपल प्रिंसिपल है सर। प्रिंसिपल ओके, क्या चीज? प्रिंसिपल है सर। हाँ यार, बड़ी जबरदस्त टर्म्स यूज कर रही हो, इजमा और कियास, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा सर याद रखो, कुरान जो है इट्स अ कॉम्बो ऑफ बोथ, इट्स अ रूल प्लस प्रिंसिपल बेस्ड। कुछ, ओ भाई हंजला, कुछ ऐसे अहकामात हैं जो रूल हैं, यू हैव टू फॉलो, कुन फयकुन, राइट? मनो अन, यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स, राइट? कुछ ऐसे अहकामात हैं जो प्रिंसिपल बेस्ड हैं, जैसे उस बच्चे ने बात बोली, तकवा इख्तियार करो। अब तकवे का लेवल है, एक तकवा तो ये है फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है क्या कहते हैं, कि मैं तुम्हें सिर्फ तकवे का लेवल बता रहा हूँ, आप जो है नामहरम को ना देखो, एक बेसिक सी बात बता रहा हूँ। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो तकवे का इतना लेवल, इस लेवल तक इख्तियार करते हैं कि वो नामहरम के जो कपड़े होते हैं उनसे भी नजर बचाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो दैट्स अ लेवल ऑफ तकवा, राइट? दिस इज प्रिंसिपल बेस्ड, दिस इज जजमेंटल। तो मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? कुछ रूल्स है, नमाज कायम करो, करनी ही करनी है, यू हैव गॉट नो ऑप्शन कि नहीं यार इसके अंदर हम कोई अपनी मंतक लाएं। सही है ना? आई होप बच्चा आप लोगों को क्लियर है। तो कुरान इज अ कॉम्बो ऑफ प्रिंसिपल प्लस रूल बेस। आई होप आपको क्लियर है। IFRS दिस इज प्रिंसिपल बेस्ड, वो आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताता है कि आपने ये करना है, अलबत्ता अगर उससे बेहतर कोई चीज है तो आप IFRS को छोड़ के वो बेहतर चीज आप कर सकते हो। IFRS इज प्रिंसिपल बेस्ड। आपको पता है इस दुनिया में दो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स हैं जो चलते हैं, एक है यूएस गैप जो यूएसए में चलता है, यूएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और एक है IFRS। ये दो लॉबीज बनी हुई है, एक यूएस वाली है जो यूएस गैप से इस्तेमाल करती हैं, अलबत्ता वो बहुत कम 10-12 कंट्रीज हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो IFRS पर आ गए, तभी हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। तो सर यूएस गैप जो है वो रूल बेस्ड है, उसने बाकायदा बताया हुआ है कि आपने डेप्रिसिएशन इतना चार्ज करना है,
अब हमने तो पढ़ा था ना आईएफआरएस के अंदर 5 मेथड्स हैं। हमने क्या पढ़ा था डिप्रिसिएशन के हवाले से? आप डिप्रिसिएशन यूज करोगे बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स बीइंग गिवन बाय दैट एसेट। दिस इज अगेन सब्जेक्टिव। आप चाहो तो एसएलएम यूज कर लो, आप चाहो तो डब्ल्यूडीवी यूज कर लो, आप चाहो तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट यूज कर लो, आप चाहो तो यूनिटरी यूज कर लो, मगर यूएस गैप के अंदर बाकायदा बताया हुआ है कि इस चीज के लिए आपने ये मेथड इस्तेमाल करना है, आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते। या इस चीज के लिए आपने यही मॉडल यूज करना है, फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना है, रूल बेस्ड। तो रूल बेस्ड का मतलब ये है कि जो लिखा हुआ है उसी को ही फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। प्रिंसिपल बेस्ड जो लिखा हुआ है उसको तो फॉलो करना है, मगर अगर तुम्हारा दिमाग कुछ और बोलता है जो कि बेहतर है तो तुम वो दिमाग वाली चीज भी ऑप्ट कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर है या नहीं है? सही है ना? तो आईएफआरएस कौन सा बेस्ड लॉ है? प्रिंसिपल बेस्ड लॉ है। मैं लिखवा देता हूं। क्लियर ऑनलाइन वाले बच्चों? यस सर। ओके, हम जो पढ़े हैं वो प्रिंसिपल बेस्ड है। हाँ राशु बोल। हसन हसन सिर्फ एक चीज बता दे, देख तुझे याद है बिमिल के अंदर हमने मुदारबा माली की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दिखाते थे जो फेयर वैल्यू के थ्रू जाती थी मार्केट वैल्यू पे, अब उन्होंने चेंज करवा दिया इक्विटी पे ना। हेलो सुन लो तो बोल। ये इक्विटी मेथड पे करवाए ना, तो उन्होंने इसका ये करा है कि जितनी इन्वेस्टमेंट है ना मालिक की, उसमें से मुदारबा मालिक की इक्विटी में से शेयर भी लेते और मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ, मैं तुझे कॉल बैक करूँ? 10 मिनट देता है? मैं वॉइस नोट ड्रॉप कर देता हूँ तेरे को। चलो ओके जानना, ओके। जो टाइम, आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर है। कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। 7 बजे बात करें? चलो आगे बढ़ते हैं सर, लेट्स क्विकली मूव ऑन। आई एम श्योर आप लोग इसकी तस्वीर लेके जो है ग्रुप पे भी डाल रहे होंगे।
क्वेश्चन लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, शाबाश, सब सॉल्व करेंगे, कोई हडरामी नहीं करेगा, सब सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, छेती छेती। अगर तो एचएम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा है तो क्या 4 सालों की एंट्री होगी? जल्दी जल्दी, शाबाश। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, शाबाश। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया अम्माद, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, शाबाश।
मैं करवाता हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोगों ने कर लिया है? सर प्लीज मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। आई डोंट नो, ये तो आई थॉट के तुम लोग जो तेज बच्चे हो तो इसको फौरन कर लोगे, तो दैट वुड बी अ पीनट फॉर यू। मुझे नहीं पता कि तुम लोग इतना परेशान क्यों, मगर खैर हो गई, इसको मैं करवाता हूँ सर। हाँ कोई मसला नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रिवाइज कर लिया करो, सही है ना? तो कोई मसला नहीं है सर। HM परचेज बिल्डिंग फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पसेस अमाउंटिंग ₹20 million on 1st July 2012। यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी 20 years। सर हमने 1 जुलाई 2012 को हमने एक बिल्डिंग खरीदी है 20 मिलियन की, जिसकी यूजफुल लाइफ है 20 साल, सही है? फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड इज 31 दिसंबर। मैंने बता दिया कि भाई ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर है और उसकी हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू ये है। 2011 के एंड पे 25
अब तुम वही लास्ट सेशन में सवाल किया था, तो अब माशाल्लाह तुम ये गलती नहीं करोगे। जो 2011 की फेयर वैल्यू दी हुई है हमारे लिए इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि सर आपने खरीदा ही 2012 में, 2011 में तो था ही नहीं आपका। 2012 में 18, 2013 में 30, 2014 में 50 रिक्वायर्ड है। वी आर सपोज टू प्रिपेयर एंट्रीज फ्रॉम 2011 टू 2014, अज्यूमिंग एचएम यूज करता है कॉस्ट मॉडल, अज्यूमिंग एचएम यूज करता है फेयर वैल्यू मॉडल। अब सर मैं दोनों केसेस के अंदर एंट्रीज पास कर लेता हूं, जल्दी से देख लेंगे, इधर जल्दी से देख लेंगे सॉल्यूशन, जल्दी से देख लेंगे यार इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस ब्रदर। ये मैं कह रहा हूँ, मैं अपने एक दोस्त को आपका नंबर दे रहा हूँ, ठीक ओके है? उसको आप समझे कि मेरा ही काम है ना, फाइनेंसिंग का कोई इशू हो रहा है ओके बैंक इस्लामी में, ओके ठीक है? तो मैंने कहा यार मेरा दोस्त है, प्रेसिडेंट के साथ होता है, ठीक है? तो वो करवा। ओके 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 डन 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 ब्रदर, डन 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 डन, मैं देख लूंगा। ओके ओके। अच्छा सर, कॉस्ट मॉडल के अंदर हमें पता है हम कुछ नहीं करते, हम कॉस्ट पे रखते हैं और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अगर तो डेप्रिसिएशन हो रहा होता है। क्योंकि यहाँ बिल्डिंग है, जमीन नहीं है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और सर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो बेस्ट अप्रोच क्या है, कौन सा मेथड यूज किया जाए डेप्रिसिएशन के लिए? स्ट्रेट लाइन मेथड, सही है। तो सर अगर कॉस्ट मॉडल है तो 1 जुलाई 2012 को मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट करा, कैश क्रेडिट करा, कितने से? 20 मिलियन से। मानते हो या नहीं मानते? अच्छा सर मैं एक काम करता हूं, मैं इधर हेडिंग डाल देता हूं रुपीज एंड मिलियन, मेरे साथ हो या नहीं हो? सही है, इधर से मैं हटा देता हूं। अब सर क्या करूंगा, अब मैं इसको हर साल रीवैल्यू नहीं करूंगा। कॉस्ट मॉडल का मतलब ही यही है, आप कॉस्ट पर रखोगे और अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो बस वो माइनस करते रहोगे। अब सर 2012 खत्म हुआ, 2012 का एंड आ गया, 31 दिसंबर 2012, मेरे साथ रहेंगे तो आप क्या चार्ज करोगे इसके ऊपर? डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे? जैसे आप पीपी पर चार्ज करते हो स्ट्रेट लाइन मेथड पे। हाँ नहीं, हमने पढ़ा था कि जब भी मंथ्स दिए में हो या डेज दिए में हो तो कौन सी पॉलिसी यूज करते हैं? प्रोपोर्शनेट पॉलिसी। हमने कैटेगोरिकली पढ़ा था, सही है। तो सर मैं डेप्रिसिएशन इसकी एंट्री क्या पास करूंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। सर कैसे? 20 मिलियन की वैल्यू है, साल कितने हैं? और इस साल में कितने महीने गुजरे हैं? 6/12, कितना आ रहा है? 0.5। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, सही है। अच्छा सर यहाँ मैंने दो अजम्पशंस लिए हैं जो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दो अजम्पशंस लिए जो कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। अजम्पशन डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज किया है? SLM। और डेप्रिसिएशन पॉलिसी कौन सी यूज की है? प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट पॉलिसी का मतलब ये है कि सर जिस साल से खरीदा है उस साल से, जिस महीने से खरीदा है उस महीने से डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। व्हाई नॉट इनडायरेक्ट मेथड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट टू? इनडायरेक्ट मेथड यूज कर ले अबू बकर, सही है ना। अच्छा सर इसी तरीके से फिर 31 दिसंबर 2013। अच्छा आपको पता है कॉस्ट मॉडल के अंदर हम फेयर वैल्यू को इग्नोर करते हैं, सही है ना, हमें ये चीज पता है। सर फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड आई मीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सर स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 20 की वैल्यू है डिवाइडेड बाय 20, सही है, 1 मिलियन। फिर 31 दिसंबर 2014 ये एंट्री वापस पास होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, कितने से? 1 मिलियन। भाई पीपी में यही करते थे ना, या और क्या करते थे? ये नहीं करते थे। हमने तुमने क्या किया? ये नहीं किया तो कोई मसला नहीं है। कहाँ? अभी तो रीवैल्यू तुम कर ही नहीं रही ना इसमें। क्यों क्यों? बिल्कुल 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 सर। फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर एक तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 20 से, रुपीज से। जहीम बेटा याद आ गया? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान मुन्ने क्लियर है? अच्छा
अब सर हर साल 31 दिसंबर 2012 के एंड पर सर हम खड़े हुए थे, अच्छा 2011 की फेयर वैल्यू दी हुई है, मगर हमें पता है 2011 की जो फेयर वैल्यू उसे हमें इग्नोर करना है। 2012 के एंड की फेयर वैल्यू कितनी है? 18। हम कितने पर खड़े? 20 पर। तो सर हमें लॉस बुक करना है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्रेडिट करेंगे कितने से? 20 माइनस 18, 2 का लॉस। सर फिर 31 दिसंबर 2013 इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 30। हम खड़े हुए कितने पर? 18 पर। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, गेन क्रेडिट। सर कैसे आया? 30 माइनस 18। मानते हो या नहीं मानते? इसके बाद 31 दिसंबर 2014 सर आप हम कितने पर खड़े हुए थे? 30 पे। हमें पहुंचना है 50 पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, गेन क्रेडिट कितने से? 20 से। मानते हो या नहीं मानते? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर, किसी एक बच्चे का भी सवाल हो मुझसे बात कर सकते हो प्लीज। अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ एनीवन हैज गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज मुझसे बात करो। ईशा बच्चा पक्का देख लो, मांगी नहीं है, मांगी नहीं है, क्यों बनाएगा? नहीं मांगा, जाने दो। तो फिर तू जो बोल रहा है वही कर दे। सर एक्सक्यूज मी सर, और आगे बढ़े। कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर, मुझसे बात करो। सर ये कास्ट मॉडल को जरा गो थ्रू कर ले सर। सॉरी सर ये कास्ट मॉडल पे जरा गो थ्रू कर ले एक बार। अच्छा, मैं कॉस्ट मॉडल में गो थ्रू कर लेता हूँ। बच्चा कॉस्ट मॉडल ये बोलता है कि आपने जितने पर खरीदा है आप उतने पर रखोगे, लेस डेप्रिसिएशन इफ एनी। तो हम क्या करेंगे? हम कॉस्ट पे ही रखेंगे और अगर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हमें पता है कि सर बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। चूंकि इसने यूजफुल लाइफ भी दी हुई है तो हमने अज्यूम किया कि भाई बिल्डिंग जो है वो डेप्रिशिएट होती है स्ट्रेट लाइन मेथड पे। अब सर डे 1 पे जो है हमने 1 जुलाई 2012 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट किया, कैश क्रेडिट किया 20 से। फिर जब 6 महीने गुजर गए तो हमें पता है कॉस्ट मॉडल के अंदर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, सही है ना? तो सर 6 महीने गुजर गए तो हमने बोला 20 डिवाइडेड बाई 20, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आ गया इनटू 6/12, क्योंकि हमारे 6 महीने हुए ना 2012 में, जुलाई से लेकर दिसंबर तक के 6/12, तो ये आ गया 0.5। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 0.5 से डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 0.5 से क्रेडिट। फिर स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपको पता है हर साल का सेम होता है, तो फिर 2013 में भी 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 12/12 पूरे 12 महीनों का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1 से और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1 से। क्लियर सर, 2014 में फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 1 से और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1 से। क्लियर है आप लोगों को? यस सर क्लियर, थैंक चलो यू। दैट्स रियली अमेजिंग, माशाल्लाह। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। होता तो फिर आप जो है डेप्रिसिएशन नहीं करते जितनी पर आता। बिल्कुल ना 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 ना। हाँ हाँ, assumption लिखना जरूरी है। सर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बल्कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर अब देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो, एक ही प्रॉपर्टी है ना, आपका इरादा चेंज होता है तो स्टैंडर्ड चेंज होता है। लेट्स से एक एसेट है, बहुत गौर से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक एसेट है, मेरा पर्पस बहुत गौर से सुनेंगे ये। सर लेट्स से मेरा एक एसेट है, मेरा पर्पस है उस एसेट को, लेट्स से मेरा एक एसेट है बिल्डिंग। मैं बिल्डिंग इस नियत से खरीदता हूं कि मैं बेचूंगा आगे, परचेज्ड फॉर रीसेल। मैंने एक एसेट खरीदा, एक बिल्डिंग खरीदी है इस नियत से कि मैं इसे बेचूंगा, तो बताओ इस एसेट को क्या कहेंगे? इन्वेंट्री। हमने पढ़ा था कि हर वो एसेट जो आप इस नियत से खरीदते हो कि आप उसे बेचोगे वो क्या कहलाता है? इन्वेंट्री। और इसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? IS2 इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। मानते हो या नहीं मानते? बेसिक्स में पढ़ाया था मनूसों, बाकायदा क्लासेस लगाई थी इसके ऊपर।
अच्छा, यही बिल्डिंग है, मैं बोलता हूं यही बिल्डिंग है, केस 1 यही बिल्डिंग है। मैं बोलता हूं कि मैंने इसको परचेज किया है फॉर बिजनेस यूज, तो इसका टाइटल क्या कहलाएगा? ये पीपी कहलाएगा। और ये कौन से स्टैंडर्ड में डील होगा? IS 16 में। मानते हो या नहीं मानते? वही बिल्डिंग। अब मैं बोलता हूं इस बिल्डिंग को मैंने किराए पर लगाने के लिए रख दिया, या इस बिल्डिंग को मैंने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रख दिया। यही बिल्डिंग परचेज्ड फॉर रेंटल कैपिटल एप्रिसिएशन, तो इस बिल्डिंग को क्या बोलूंगा मैं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। और ये कौन से स्टैंडर्ड में डील होगी? IS 14 में। तो यू सी, एज योर पर्पस ऑफ यूज गेट्स चेंज्ड, योर स्टैंडर्ड गेट्स चेंज्ड। IS 2 माशाल्लाह तुम लोगों ने PRC से पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो तो मैंने बेसिक्स के अंदर ऑलरेडी तुम्हें पढ़ा दिया था। जिनको नहीं पढ़ा सका था उनको रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिया था कि देख लो तुम लोग। IS 16 हम लोगों ने अभी कुछ वक्त पहले पढ़ा है, सही है। नहीं भी पढ़ा तो PRC में ऑलरेडी तुम लोग पढ़ के आए हुए हो, और IS 14 हम पढ़ रहे हैं। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि लेट्स से आज मैंने एक बिल्डिंग खरीदी हुई है इस नियत से कि मैं इसे बेचता हूं। बिल्डिंग मेरे पास है, तो मैंने किस पर, मेरा इरादा ये था कि मैं इस बिल्डिंग को बेचूंगा, तो मैंने किस पर रखा होगा? IS 2 में। अब सर मैं बोलता हूं मेरा इरादा चेंज हो गया, मैं बोलता हूं कि इस बिल्डिंग को अब मैं बेचूंगा नहीं, इस बिल्डिंग को मैं किराए पे लगाऊंगा, तो अब कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? IS 14। इसका मतलब है कि उस इन्वेंट्री को, उस बिल्डिंग को उठा के मुझे IS 2 से उठा के कहां लगाना है? IS 14 में। तो मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? या लेट्स से एक बिल्डिंग है, मैं इसको अपने इस्तेमाल के लिए, अपने बिजनेस यूज के लिए करता था, तो बताओ कौन से स्टैंडर्ड के तहत डील कर रहा हूँ? IS 16 में। अब मैं बोलता हूं नहीं 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 यार, मैं अपने इस्तेमाल की जगह मैं तो कहीं और चला गया हूं, मैं इसको किराए पे लगा देता हूं, तो IS 16 से अब मुझे कहां शिफ्ट होना है? IS 14 में। तो सवाल ये पैदा होता है सर, इफ देयर इज अ चेंज इन पर्पस, फॉर एग्जांपल एक चीज थी जो इन्वेंट्री थी, अब आप बोलते हो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो आप उसको कैसे डील करोगे? अगर पर्पस में चेंज आ रहा है तो हाउ यू वुड बी अकाउंटिंग फॉर दैट पर्पस, हाउ यू वुड बी अकाउंटिंग फॉर दैट चेंज? इट माइट बी अदर वे अराउंड। मेरी एक बिल्डिंग थी जो मैंने किराए के लिए रखी हुई थी, मैं बोलता हूं नहीं यार अब किराए को हटा के मैं अपने इस्तेमाल के लिए रखूंगा। अब IS 40 से कहां जाना है हमें? IS 16 में। या लेट्स से एक प्रॉपर्टी थी जो मैंने किराए पर देने के लिए रखी हुई थी, मैंने बोला नहीं नहीं यार अब मैं इसको बेचूंगा, तो IS 40 से कहां उठ के जाऊंगा? IS 2 में। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर तो चेंज इन पर्पस आ रहा है, एक ही एसेट के हवाले से आपका इरादा चेंज हो रहा है, तो उसकी अकाउंटिंग भी चेंज होनी चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो हाउ यू वुड बी अकाउंटिंग फॉर दैट चेंज? तो अब सर हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं चेंज इन पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड अ प्रॉपर्टी विच वॉज क्लासिफाइड एज इन्वेंटरी, राइट? नाउ यू आर प्लानिंग कि उस एसेट को आप एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखोगे, तो आप उस चेंज को कैसे अकाउंट फॉर करोगे? या लेट्स से you were having an asset which was actually held for your business use. Now you are planning कि उस एसेट को, उस प्रॉपर्टी को आप किराए पर लगाओगे, तो it means that your purpose is getting changed. It means relevant standard needs to be changed. अगर जब आप खुद इस्तेमाल कर रहे थे तो IS 16 लग रहा था, अब आप IS 40 लगाओगे, तो सर चेंज को कैसे ऑप्ट करोगे? तो वो चीजें हमने पढ़नी है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? कोई कीड़े, कोई फतूर? सवाल तलहा का बहुत अच्छा सवाल, नोमान, ये सोतेला और वो सोतेली है। अगर अम्मा अब्बा को मैसेज करे, अपने सगे अम्मा अब्बा को, तो कर लो, उसके अलावा टीटी भाई। नहीं, तो कैपिटल एप्रिसिएशन के अंदर मैं बोलता हूं अगर ज्यादा पैसे मिलेंगे तो बेचूंगा। जो IS 2 वाला स्टैंडर्ड, जो IS 2 वाला आइटम होता है ना, वो तो मैं खरीदता ही इस नियत से हूं कि बेचूंगा। मेरे पास लेट्स से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है। अब देखो प्रॉपर्टी है ना, वो तुम्हारा मेन जरिया माश है। अगर तो तुम बोलते हो वो मेरी इन्वेंट्री है, वो बाजू का नुकसान भी हो रहा होगा ना, तुम निकाल दोगे।
मगर जो तुम्हारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ना, जैसे आजकल हालात है, पड़े रहने दो, कोई मसला नहीं है, तो ये फर्क है। अल्टीमेटली बेचना तो तुमने सारी चीजों को ही है। अब सही है अबू बकर, आवाज आ रही है यार? मुझे बताओ ये अबू बकर का ही सिर्फ मसला है या बाकी बच्चों को भी आवाज में इशू आ रहा है? जरा मुझे बताओ, आवाज आ रही है या नहीं आ रही मेरी बच्चों? ये सर क्लियर है सर। क्लियर है ना? हाँ, बस अबू बकर मेरे ख्याल से बच्चा तेरे नेट का इशू है। मोती बॉय आप क्यों नहीं आए आज? सॉरी, क्या होता है? रियली क्यों? तेरे घर पे दावत है? दावत तो अच्छा सही, ठीक है। अच्छा सर, आओ सर हम पढ़ते हैं। आप आई होप बच्चों आप लोग समझ गए, तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दिए। अकाउंटिंग फॉर चेंज इन पर्पस। जरा बच्चा क्लियर है? मैंने लिख दिया कि सर चेंज इन पर्पस कैसे, जैसे आईएएस की आईएएस 16 से आईएएस 14 में अगर जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे, या अदर वे वाइस वर्सा आईएएस 40 से इन दोनों में जाना चाह रहे हो तो कैसे जाओगे? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना तुम जो मैं बताना चाह रहा हूँ? हाँ, अरे हाँ बिल्कुल, आईएएस 40 में क्योंकि आता ही वही है। ओके मोती, नो प्रॉब्लम। सुन ले, हाँ बिल्कुल, लंबी तो करनी है ना बेटा, पेपर भी तो पास करना है ना बेटा। आई कैप 2 की पकड़ने पर आ गया तो फिर मसला हो जाएगा, फिर दोबारा दावत देगा, फिर क्या करेगा? इससे रिश्ते का फायदा ही क्या जो खत्म करना पड़ेगा। आगे बढ़े सर, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि अब लेट से आपके पास कोई एसेट था जो IS2 या IS 16 में जो है वो आ रहा था। अब आप बोलते हो कि नहीं यार वो IS 40 में हम लाना चाह रहे हैं, उससे हमारा इरादा चेंज हो गया है, तो आप कैसे अकाउंटिंग करोगे? या फिर सदर वे राउंड कि आप IS 40 में किसी एसेट को रखा हुआ था, अब आपका इरादा चेंज हो रहा है कि यार आप लेट से कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल की जगह उसे खुद के इस्तेमाल के लिए लेना चाह रहे हो, या उसको रीसेल के लिए लेना चाह रहे हो, रखना चाह रहे हो, तो सर अब आप क्या करोगे? तो सर अब इसके दो केसेस हैं सर। लेट से IS2 या IS 16 से आप IS 40 में शिफ्ट कर रहे हो और आप IS 40 के लिए कॉस्ट मॉडल यूज करते हो, तो रूल क्या होगा? रूल क्या होगा?
Sir, if you are transferring it from IS16 or IS40 to IS2 for selling, wouldn't that be disposal of the asset? Please elaborate how will it be different from disposal in classified as inventory? अबू बकर, गुड क्वेश्चन. इसका जवाब उधार रहा. ये मैं अभी ये क्वेश्चन करवा लूं फिर मैं देता हूं. कॉपी कर लो, कॉपी. मेरी बच्ची तुम वहां से क्यों देखती हो? आंखें कमजोर है तुम्हारी. तुम इसको क्लास के बाद घर ले जाओ. सही है. अभी डिस्टर्ब ना करो. मैं तुम लोगों को अलग करता हूँ तो फिर तुम लोग रोना धोना करते हो. बाकड़ा क्या? हाँ 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 हाँ, मुझे पता है, बाकड़ा का पता है. कॉल आई थी मेरे पास, कॉल आई थी. IS16 to IS40, IS2 बादनीश, IS16 to IS40. एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम लोगों को. सही है. साथ साथ कॉपी करते रहो. ये क्या हुआ? एक मिनट रुको रुको रुको. एक पता नहीं क्या हुआ. देखो बत्ती जल रही है बच्चे. फिर क्या हुआ? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो ऑन है. सही ऑन है ये. अब सही. अब देखो. अब सही. सही बताओ ना. अब हो रहा है. वो हमारा एम्बेड नहीं है ना. और म्यूट और जल्दी 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 छेती. हाँ देखोगे वहां से. जल्दी जल्दी जल्दी.
Useful life of asset had been determined as 20 years. सर ये एक सवाल है, मैं चाहूँगा इधर मुतवज्जे हों। ये एक सवाल है, मैं चाहूँगा इधर क्विकली देखें, मुतवज्जे हो जाएं, फिर आप लोग सॉल्व करते रहना। सुन लो, HM परचेज बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2012 फॉर ₹10 मिलियन फॉर बिजनेस यूज। सही है, यानी 10 मिलियन की खरीदी है बिजनेस यूज के लिए। इसका मतलब है इस बिल्डिंग को हमने कैसे क्लासिफाई किया होगा, कैसे क्लासिफाई किया होगा, IS 16 के तहत, राइट। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट हैड बीन डिटरमाइंड एज 20 इयर्स। सर यूजफुल लाइफ जो एसेट की है वो हमने 20 इयर्स डिटरमाइन की है। On 30th September 2014, HM decided to rent out building for rupees 0.5 million rent per month. HM uses straight line method for depreciating its PPE. HM uses cost model for valuing PPE. Prepare entries for 2012, 2013 and 2014 and 2015 भी कर लो। सही है? अच्छा, अब सुन लो सर, हमें एंट्रीज पास करनी है। अब बहुत गौर से देखेंगे एंट्रीज। सर सबसे पहले बताओ, जब हमने इसको खरीदा था 1 जनवरी 2012 को, तो इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे क्लासिफाई करना चाहिए था या PPE के तौर पे? PPE के तौर पे। जबरदस्त। 2012 1 जनवरी 2012 को मैंने एंट्री क्या पास की होगी, जल्दी से बताओ। PPE डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 10 मिलियन। इधर मैं लिख देता हूँ रुपीज इन। मानते हो या नहीं मानते बच्चा लोग, बोलो ना। अच्छा, अब सर फिर क्या हुआ? फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहा। सही है, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा सर? फिर 31 दिसंबर 2012 को सर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। सही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले लास्ट क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट मेथड से करवाया था, इस क्वेश्चन को मैं इनडायरेक्ट से करवा देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। PP मानते हो या नहीं मानते? कितने से? सर अगर 10 मिलियन की चीज है, यूजफुल लाइफ है आपकी कितनी? 20 साल, और पूरे 12 महीनों का चार्ज करोगे 0.5। मानते हो या नहीं मानते, बोलो ना। जबरदस्त। अच्छा सर, इसी तरीके से
फिर 2013 की एंट्रीज पास कर लेते हैं। 2013 1 जनवरी 2012 तो कुछ नहीं होगा। 31 दिसंबर 2012 क्या होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से बच्चा? सर कैसे? 10 मिलियन की कॉस्ट है, 20 साल की यूजफुल लाइफ है, इनटू 12/12 कितना आ रहा है? 0.5। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। जबरदस्त। फिर क्या हुआ सर? फिर 2014 आ गया। अब 2014 थोड़ा ट्रिकी है। 2014 में आपका सबसे पहले तो ट्रांसफर हुआ है। 2014 में ट्रांसफर से पहले हमेशा आप डेप्रिसिएशन की एंट्री लगाओगे। डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले हमेशा डेप्रिसिएशन की एंट्री लगाओगे। हाँ 30 सितंबर, वैसे फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बुकिश एंट्री है। 30 सितंबर 2014 को आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही है सर। 10 डिवाइडेड बाई 20 कितने महीनों का चार्ज करोगे? 9/12 कितना आ रहा है? 9 महीनों का 0.375। मानते हो या नहीं मानते? अब सर अगर कोई मुझसे पूछे कि हसन मारफानी आज तुम्हारे एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी है? अच्छा याद रखो, तुम चाहो तो इस डेट पे, तुम्हें याद है जब हम रिवैल्यूएशन करते थे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री पूरी रिवर्स कर देते थे, सही है ना? तो तुम चाहो तो वो एंट्री भी रिवर्स कर सकते हो, ताकि जो तुम्हारी बुक वैल्यू है और तुम्हारी कॉस्ट है वो सेम हो जाए। तो आज अगर कोई मुझसे पूछे कि हसन मारफानी तुम्हारा टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, तो मैं बोलूंगा 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.375 कितना है? 1.375। अब तुम चाहो तो इसको पूरा रिवर्स कर दो या तुम चाहो तो इसको रिवर्स ना करो, तुम्हारे ऊपर है। मैं एक काम करता हूं, पहले रिवर्स किए बगैर इसको करवाता हूं। अगर मैं रिवर्स नहीं करता तो आज अगर कोई मुझसे पूछता है कि हसन मारफानी तुम्हारे एसेट की वैल्यू कितनी है, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे पीपीई की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है? बोलो ना। 10 मिलियन। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.375 कितना आ रहा है? 10 माइनस 1.375। आज मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है? 8.625। अब सर मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स नहीं करता, मैं पता है क्या कर रहा हूँ? ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसके आगे मैं पीपी लिख रहा हूँ, इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के आगे भी पीपी लिख रहा हूँ, इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के आगे भी पीपी लिख रहा हूँ। अब 30 सितंबर को ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, ट्रांसफर 30 सितंबर को इसी डेट पे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। ट्रांसफर फ्रॉम पीपीई टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ टाइटल चेंज कर देना है, सारी चीजें वही रहेंगी, सिर्फ टाइटल चेंज कर दूंगा। मुझे बताओ सर पीपीई की कॉस्ट कितनी आ रही थी? 10 मिलियन आ रही थी ना, तो मैं एंट्री पास कर दूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पीपी क्रेडिट। कितने से? बोलो ना। 10 मिलियन से। और इसी डेट पर ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था पीपी का, इसका नाम चेंज करके क्या कर दूंगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पीपी डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। मानते हो या नहीं मानते? मैंने कुछ नहीं किया है, अल्लाह की कसम कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम चेंज किया। 1.375 क्लियर है या नहीं है बच्चों? बोलो ना, अरे फटो तो मुंह से। क्लियर है या नहीं है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नाम चेंज कर दिया है। अब सर ईयर एंड आ गया, 2014 का एंड आ गया। 2014 के एंड पे क्या करेंगे? 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 पे क्या करेंगे? बोलो ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। सही है ना? पहले पीपी को सर कितना होगा? सर कॉस्ट आपकी ये 10 मिलियन 20 सालों पे डेप्रिशिएट होगा, कितने महीनों के लिए? 3/12। भाई 9 महीने तो पीपी के नाम पे चार्ज किए थे ना, अब 3 महीने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के, कितना आ रहा है?
0.125। और बताओ और क्या एंट्री पास करूंगा 2014 में? 2014 में कुछ नहीं करूंगा। आमना, उमर, ज़हीम, 2014 में कोई एंट्री पास नहीं करूंगा। बस, आर यू श्योर पीपल? 2014 में कोई और एंट्री, ऑनलाइन वाले बच्चों 2014 में कोई और एंट्री पास करूंगा या नहीं करूंगा? हाँ सर, रेंट नहीं लोगी? रेंट भी तो लोगी ना। अरे भाई किराए पे बेचा है तो लगाया है तुमने, खुद बोल रहा है HM डिसाइडेड टू रेंट आउट बिल्डिंग फॉर 0.5 मिलियन रेंट पर मंथ, तो रेंट की भी तो एंट्री पास करोगे 2014 में। तो 31 दिसंबर 2014 अज्यूम कर रहा हूँ कैश मिल गया है, कैश डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट। अरे भाई रेंट भी तो मिला होगा ना सर। 0.5 इंटू 3 मंथ्स कितना आया? 1.5 मिलियन। मानते हो या नहीं मानते? और फिर 2015 की भी एंट्री मांगी है। 2015 में क्या होगा जल्दी से बताओ, बोलो ना। हाँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आईपी क्रेडिट कितने से? 10 डिवाइडेड बाई 20। नहीं ना, पूरा 1 मिलियन आएगा ना एक साल का। आई एम सॉरी 1 मिलियन नहीं 0.5। सही है बच्चा। और इसी तरीके से 31 दिसंबर 2015 को जो रेंट आया उसकी एंट्री पास करूंगा। कैश डेबिट, रेंट इनकम क्रेडिट कितने से सर? 6 मिलियन कैसे आया? 0.5 इंटू 12। मानते हो या नहीं मानते? कोई दिमागी कीड़े? एक मिनट जज्बाती, सब्र कर जाओ, सब्र। सर इसी तस्वीर, अगर किसी के दिमाग में थोड़े से भी कीड़े, मुझसे कहाँ डेप्रिसिएशन है ना। अच्छा, इस बच्चे ने बोला है, मोती का एक सवाल है कि सर ये जो आपने 2014 के एंड पे ये वाली एंट्री जो पास की है ना, ये क्यों की है डेप्रिसिएशन की? अच्छा मोती, हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे जो है ना, आप जो है इसको ऐसे ही ट्रीट करते हो जैसे ये पीपी, यानी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। तो मेरी जान देखो, जब ये पीपी में था तो तुमने 9 महीने तक का तो डेप्रिसिएशन तुमने चार्ज किया था। ये देखो 9 महीने तक का, तुम ये तो मानते हो ना पूरे साल का 0.5 होना था। तो 9 महीने तुमने इसको पीपी के नाम पे चार्ज किया और बाकी जो 3 महीने उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम पे चार्ज किया। तो ये जो 2014 के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री पास की है, ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन। सर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप IAS 16 से IAS 40 में जाना चाहते हो कॉस्ट मॉडल में, तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम का चेंज करना है। तुम अगर देखो, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह की कसम, मैंने सिर्फ नाम का चेंज किया, बाकी कुछ नहीं किया, और सिर्फ रेंट इनकम बुक की। क्लियर है आप लोगों को? ऑनलाइन वाले बच्चों कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर? क्लियर सर। क्लियर है सर? मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि सर अगर तो आप पर्पस में आपका कोई चेंज आ रहा है तो आप उसको अकाउंट फॉर कैसे करोगे? तो सर हमने सबसे पहले पढ़ा कि अगर आप IAS 2 या IAS 16 से IAS 40 अंडर कॉस्ट मॉडल पे जाना चाहते हो तो आपने कुछ नहीं करना। जो आपकी कैरिंग अमाउंट आ रही है उससे आप बस टाइटल चेंज कर दो, बाकी कुछ भी ना करो। तो आज हमने इलस्ट्रेशन देखी कि अगर आप IAS 16 से IAS 40 में जाना चाहते हो अंडर कॉस्ट मॉडल, तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू जस्ट नीड टू चेंज द टाइटल फ्रॉम पीपी टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दैट्स इट, एंड यू जस्ट नीड टू बुक द रेंटल इनकम इफ इट इज। सही है? तो इसी सोच के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा एक मिनट,